This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum guys, welcome to Alpine Academy, lecture number 4 and of your chapter number 4 also. And today we are going to discuss electron pair repulsion model and hybrid orbital model, which explain the basic geometry of all molecules and how they are arranged in different geometrical manners. First of all, shape of molecules. Simple molecules may acquire one of the following shapes, like linear, trigonal, planar, tetrahedral, pyramidal, and bent or angular. And also these shapes are predicted from the bond angles, which is determined experimentally in terms of two models. Number one is electron pair repulsion model and number two is hybrid ऑर्बिटल मॉडल. बेसिकली आपके पास जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के जो शेप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. किसी भी मॉलिक्यूल्स के शेप कुछ कुछ मॉलिक्यूल के शेप बेसिकली सेम भी हो सकता है, कुछ का डिफरेंट होता है. तो उनमें जो जो डिफरेंट होते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं. एक तो लीनियर आ जाता है, बाकी नॉन लीनियर है, ट्राइगनल है, उसके अलावा पैरामिडल है एंड टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, ट्राइगनल बाय पैरामिडल है, ये दोनों का मिक्सचर है ट्राइगनल और पैरामिडल का. उसके अलावा ऑक्टाहेड्रल है. ठीक है, ये सारे शेप्स क्या हैं, ये वो शेप्स हैं जो दो बॉन्ड थ्योरीज की बेसिस पे डिफाइंड हुए हैं या बने हैं. वो दो बॉन्ड थ्योरीज कौन कौन सी है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है और दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी है. ठीक है, अब इसमें लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होता है, अब सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं ये, इनको एक्सप्लेन कर दिया जाए तो सिंपल 180 डिग्री होता है लीनियर स्ट्रक्चर. ठीक है, उसके अलावा नॉन लीनियर बेंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास लोन पेयर्स हो सकते हैं. और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपके पास वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें तीनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 120 डिग्री पे अरेंज होते हैं. पैरामिडल भी आपके पास पैरामिड बना रहा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है. टेट्राहेड्रल जिसमें चार मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मतलब एक ही कॉमन एटम के साथ अटैच होते हैं, जैसे CH4 का स्ट्रक्चर होता है. इसी तरह स्क्वायर प्लेनर में भी आपके पास चारों एक ही उस पर परपेंडिकुलरली अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, जैसे CCl4 का स्ट्रक्चर हो जाता है. ठीक है, मतलब अगर हम बनाना चाहें तो सिंपल स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जिनका होता है वो ऐसे अरेंज होते हैं. इसी तरह ट्रायगनल बाय पैरामिडल, ये दोनों का मिक्सचर है जिसमें आपके पास 90 डिग्री भी होता है किसी के बीच का एंगल और एक 120 डिग्री भी होता है. इसी तरह ऑक्टाहेड्रल है. ऑक्टाहेड्रल मीन्स यानी 6 आपके पास एटम सराउंडिंग पे होंगे किसी भी एक एटम के. ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल होता है. और ये डिफरेंट सारे शेप्स हैं जो कि हम आगे डील करते हैं. इन सबसे कौन सा शेप कैसे बनता है, किस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाके बनता है. इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी डिटरमाइन करती है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप. किस तरीके से करती है, रिपल्जन फोर्सेस के तरीके. ठीक है, अब वो रिपल्जन फोर्सेस कहाँ मिलेंगी आपको, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में मिलेंगी. यानी कोई भी मॉलिक्यूल के सराउंडिंग से जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या बॉन्ड पेयर हैं, ये दोनों एक दूसरे को कितना रिपेल करते हैं और कितने मिनिमाइज करके अपनी रिपल्जन को मिनिमाइज करके कहाँ पे आके रुक जाते हैं, तो वो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप हो जाता है. ठीक है, लेट सपोज कोई भी मॉलिक्यूल उसने रिएक्ट किया, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर बने, बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए. अब इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे फर्दर लोन पेयर्स को रिपेल करेगा और जब फर्दर रिपेल हो जाएगा, यानी जितना फुल रिपेल हो गया, ठीक है, उसके बाद जब रिपेल और नहीं हो सकता, उसके बाद जो शेप बनेगा किसी भी मॉलिक्यूल का, वो उसका अपना ओरिजिनल शेप कहलाएगा. ठीक है, अब अगर इसकी बात करें थ्योरी में, तो सबसे पहले द मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं इस थ्योरी के. टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, सबसे पहले जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग पे होंगे वो दो तरीके के होंगे. एक बॉन्ड पेयर होते हैं और दूसरे आपके पास लोन पेयर होंगे. बॉन्ड पेयर्स में क्या होता है, these are the result of the sharing of unpaired electron of central atom with unpaired electron of surrounding atom. बॉन्ड पेयर आपकी वो पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो सेंट्रल एटम की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं किसके साथ, सराउंडिंग एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को. जब दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तब जाके बॉन्ड पेयर आपका बनेगा. ठीक है, और ये आपके एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनको क्यों कहा जाता है, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, इस वजह से इनको एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. दूसरे आपके पास लोन पेयर्स हो जाते हैं. लोन पेयर्स में क्या होता है कि दीज आर द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
विच हैव नॉट टेकिंग पार्ट इन शेयरिंग, मतलब ये आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी बॉन्ड में पार्ट नहीं लेते, ठीक है। ये ऐसे ही उसकी सराउंडिंग पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, या रिवॉल्व तो नहीं, खैर उसकी सराउंडिंग पे ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, इनको आप नॉन बॉन्डिंग पेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम रिएक्ट विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सराउंडिंग एटम, उससे जो पेयर बनता है वो बॉन्ड पेयर कहलाता है। और जो लोन पेयर होते हैं जिनके पास जो है कहते हैं पार्ट नहीं लेते अपना, यानी जो है कहते हैं शेयरिंग में अपना बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेते, उसके अलावा जो है कहते हैं इनको आप नॉन बॉन्डिंग पेयर्स बोलते हैं। और ये भी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब ये एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन करने में ये भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपेल ईच अदर, मतलब ये है कि एक तो आपके पास जो बॉन्ड पेयर्स हैं उसमें एक एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसी तरह सराउंडिंग एटम के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिल गए। इसी तरह अब जब बॉन्ड पेयर बन गया है तो वो लोन पेयर के साथ क्या करेगा? रिपेल करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपका लोन पेयर जो है वो लोन पेयर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हुआ हुआ है, तो इसका मतलब वो भी नेगेटिव है और आपका बॉन्ड पेयर है वो भी नेगेटिव है। जब दो नेगेटिव चीज़ एक दूसरे के साथ आती हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल करने की कोशिश करती हैं। तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू रिपल्जन the electron pairs of central atom try to be as far as apart possible, hence they orient themselves in space in such a manner that force of repulsion between them is minimized. रिपल्जन फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के, वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से इतना दूर हों कि कम से कम रिपल्जन फोर्स बाकी रह जाए उन सब में। तो उस पे जब वो ऐसा करते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं? ओरिएंट करना शुरू करते हैं, यानी अपनी पोजीशन अपना शेप को चेंज करना शुरू कर देते हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? रिपल्जन फोर्सेस के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, किस वजह से? ताकि कम से कम रिपल्जन कर सके। द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स इज नॉट द सेम, इसका मतलब क्या है कि जो रिपल्जन फोर्सेस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में सेम नहीं होती। बॉन्ड पेयर्स की अलग होंगी, लोन पेयर्स की रिपल्जन फोर्सेस अलग होंगी। एंड ऑर्डर क्या है रिपल्जन फोर्सेस का? जैसे लोन पेयर और लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्जन फोर्स होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्जन फोर्स होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। और जो सबसे कम होगी वो बॉन्ड पेयर के साथ होगी, यानी सबसे ज़्यादा लोन पेयर, उससे कम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर विद बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये इसकी फोर्स का रिएक्टिविटी का एक फ्लो है। ओके, pi bond not considered as active set of electron. So in case of molecules with double and triple bond, अगर आपके मॉलिक्यूल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं करते, ठीक है। यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होते हैं। यानी अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं रेदर देन नॉन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी नॉन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास सिंपल पाई बॉन्ड जो बना रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, उनको कहा जाता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। द शेप जो है किसी भी मॉलिक्यूल का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जितने आपके एटम के सेंट्रल एटम के सराउंडिंग्स पे बॉन्ड पेयर हैं और उसके अलावा लोन पेयर हैं, इन सब के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप, ठीक है। वो कैसे कर रहा है? जो शेप है किसी भी मॉलिक्यूल का वो ऐसे आपके पास जो कहते हैं इफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर से इफेक्ट हो रहा है। कैसे? जैसे लेट्स सपोज आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो आपकी ज्योमेट्री क्या है? लीनियर ज्योमेट्री है। लीनियर ज्योमेट्री मीन्स जैसे आपके पास यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो इसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की और बेरियम फ्लोराइड की। अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो आपकी ज्योमेट्री कहलाती है ट्रायंगल प्लेनर, ठीक है। इसमें क्या होता है? एंगल आपका 120 डिग्री होता है, ठीक है। 119.8, ये 120 डिग्री कंसिडर करते हैं इसको। और इसके जो एग्जांपल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड है और BF3 है, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई लोन पेयर की बात नहीं हो रही है अभी हम यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर्स की बात करें। बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं कि जैसे ये रेड है, ये किसी दूसरे एटम का स्ट्रक्चर ऑर्बिटल है।
अब ये रेड ऑर्बिटल अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस येलो वाले, ये जो गोल्डन ऑर्बिटल है, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड पेयर बनाएगा एक। ठीक है, अब वो बॉन्ड पेयर कहाँ लाई कर रहा होगा, वो बॉन्ड पेयर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह ये दोनों इसके साथ बॉन्ड पेयर बना रहे होंगे। ठीक है, यानी दो बॉन्ड पेयर्स ये हो गए, और आपके पास सिंपल तीसरा स्ट्रक्चर पीछे की तरफ जा रहा होगा। पीछे मींस कि ये जो बैक, अगर ये तो 2D स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, अगर 3D स्ट्रक्चर होगा तो एक ऑर्बिटल इसकी बैक पे जा रहा होगा, जो कि उसके एंगल भी 120 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कहलाता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके पास सिंपल NH3 का होता है और अमोनिया का होता है, जिसमें आपके पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो 106.7 होता है, या 107 कह सकते हैं आप। क्यों होता है इसमें, अच्छा, NH3 का स्ट्रक्चर आपके पास टेट्राहेड्रल ऐसे होता है कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा 3 बॉन्ड पेयर हैं, और नाइट्रोजन एक लोन पेयर अपने पास रखते हैं, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा। तो इस लोन पेयर की वजह से, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो हो गए टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 हो गए। इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 5 हैं ट्रायंगल बाय पैरामिडल। ओके, इट्स बाय पैरामिडल। तो इनके बीच में जो एंगल होगा 120 होगा और एक 190 भी होगा। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रक्चर होगा उसके आपके पास टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, टोटल 3 बॉन्ड पेयर्स है। ठीक है, अब इन 3 बॉन्ड पेयर्स में आपके पास एक ऐसा कंपाउंड मतलब एक और लोन पेयर होगा। ठीक है, जिसमें आपके पास 2 लोन पेयर होंगे और 3 आपके बॉन्ड पेयर होंगे, तो 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास मिल रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें ये 2D स्ट्रक्चर से तो इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है कि वो लोन पेयर्स कैसे अरेंज हुए हैं, कहाँ हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे वो कैसे नज़र आ रहा है कि बॉन्ड पेयर कहाँ है और लोन पेयर किधर है। इसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है, जिसके सराउंडिंग्स पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलते हैं। ठीक है, और उनमें आपके पास SF6 आ जाता है, SeF6 ये वाले मॉलिक्यूल आ जाते हैं। So if we will discuss about hybrid orbital model, it says that uh, this theory assumed that the nature of hybrid orbital determine the shape of molecule. बेसिकली अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी इस चीज़ के ऊपर बेसिस कर रही है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे हमें किसी भी मॉलिक्यूल का शेप पता चल जाएगा। लेट्स सपोज in sp hybridization in the central atom give linear molecule with an angle of 180 डिग्री। sp hybridization क्या होती है, हमने पीछे डिस्कस करी थी कि 1s और 1p ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो 2 इक्विवेलेंट सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम sp hybridization बोलते हैं। ठीक है, अब इस sp hybridization में सेंट्रल एटम जो है लीनियरली अरेंज होता है किन दो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, और जो एंगल होता है इसका 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसकी के अलावा जो है अगर हम कंसिडर करें दूसरी एग्जांपल, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड एटॉमिक और हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इसकी बेसिस पे अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो उसमें आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्लेनर ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनता है, और उसके अलावा एंगल 120 डिग्री हर ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा होता है, इसमें क्या होता है कि कि आपके पास एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जब मिल रहे होते हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि कोई लोन पेयर नहीं होता, ना ही कोई नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑर्बिटल, यानी लोन पेयर को ही आप नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो सेंट्रल एटम्स की सराउंडिंग में कोई लोन पेयर नहीं होता, और इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहलाती है, और इसका जो एंगल है वो आपके पास मिलता है 109.28 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, sp3 hybridization with one lone pair on non-bonding orbital on the central atom gives tetrahedral geometry with bond angle of 107। अब आपके पास क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक लोन पेयर आ रहा है, ठीक है, और एक बॉन्ड पेयर भी आ रहा है, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो पैरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यानी इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो पैरामिडल ज्योमेट्री कहलाएगी, और इसका जो एंगल होगा वो 107 है, यानी सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर है और बाकी जितने बॉन्ड पेयर्स आ जाएं भले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे जो आपका पैरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, यानी एक पैरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा होगा इसमें विद एन एंगल ऑफ 107। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें 2 लोन पेयर हो रहे हैं, और यानी 2 लोन पेयर का मतलब
टू नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो एंगुलर स्ट्रक्चर कहलाता है। इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मतलब थ्योरी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इस ऑर्बिटल थ्योरी की बेसिस पे इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा टू लोन पेयर्स के साथ या दो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ, तो वो बैंड बैंड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम एंगुलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, विद एन बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5 डिग्री। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Okay, now we will discuss one by one orientation and geometry of each molecules. So, first of all, linear molecules. All diatomic molecules such as HF, HCl, etc. are linear। यानी जितने भी diatomic molecules हैं, ठीक है, यानी जिसमें दो एटम्स आ रहे होते हैं, वो सारे आपके कौन से मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो HF यानी लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, इसी तरह HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। अब अगर हम बात करें तो सिंपल हमें जो ये कहते हैं, एक बेरिलियम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड हमें बनाना है। ठीक है, अब ये बेरिलियम क्लोराइड क्या है? ये पॉलीएटॉमिक है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, पहले हम क्या बात कर रहे थे? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। तो डायटोमिक जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? यानी लीनियर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उनमें सिर्फ दो एटम्स होते हैं। और अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसके स्ट्रक्चर में तीन एटम आ रहे हैं, यानी दो से ज़्यादा एटम आ रहे हैं, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? ठीक है, तब भी आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम बेरिलियम की लें तो बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, ये आपके पास ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है। ट्राइएटॉमिक मतलब ये है कि इसमें तीन मॉलिक्यूल्स हैं, दो Cl हैं और एक बेरिलियम है। ठीक है, तो तीन एटम हो गए इसमें। ठीक है, ट्राई एटॉमिक यानी तीन एटम हो गए और ये लीनियरली अरेंज है, इस वजह से ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल। और इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें आपके पास तीन एटम कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं? तो बेरिलियम की अगर हम एक्साइटेड स्टेट देखें तो आपके पास 1s2 2s1 2px1, ये बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन एक्साइटेड स्टेट, यानी इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज यानी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसको किसके साथ मिलाने चाहिए? ये इसको क्लोरीन एटम के साथ मिलाने चाहिए, क्लोरीन एटम के ऑर्बिटल के साथ मिलाने चाहिए और एक लीनियर मॉलिक्यूल बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक S है और एक P है, यानी आपके पास 2s1 एंड 2px1। ठीक है, आपके पास एक S हो गया और एक P ऑर्बिटल हो गया। जब दोनों ऑर्बिटल मिलेंगे तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि जब भी sp1 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियरली स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये 180 डिग्री हो रहा है। तो लेट्स सपोज अगर ये जो हमारे पास मैंने एक इमेज बनाई हुई है, ये 3D मॉडल जिसका आपके पास एक तीन एटम कंसिडर करे जा रहे हैं, तो ये आपके पास एक CL ये रहा। ठीक है, दूसरा Cl आपके पास ये रहा। ठीक है, बीच में क्या है? बेरिलियम है। ठीक है, ये बेरिलियम हो गया आपके पास। तो अब ये थोड़ा अजीब सा हो गया, खैर बेरिलियम आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ये बीच वाला एटम। ठीक है, इसको आप बेरिलियम कंसिडर कर लें। ठीक है, आपके बुक में भी यही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि लीनियरली स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ये डायगनली हो रहा है। ठीक है, लीनियर और डायगनल में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें क्या हो रहा है आपके पास कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बेरिलियम के, वो ओवरलैप कर रहे हैं 3pz ऑर्बिटल ऑफ ईच क्लोरीन। यानी अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनफिल्ड है। ठीक है, यानी उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो उसके 3pz ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो वहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस पूरे क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है? वो बेरिलियम से sp1 हाइब्रिडाइजेशन से ओवरलैप करता है और अपना एक क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए उसको दे देता है। इस तरह जो है दो क्लोरीन एटम बेरिलियम के साथ मिलते हैं और आपके पास सिंपल एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहाँ पे आपके दो सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, ठीक है, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा। ठीक है, इस तरह दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी।
अब आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ CO2, CS2 एंड C2H2। ऑल ऑफ देम आर लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या है, CO2 का स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लिया जाए तो CO2 के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा होता है कि आप क्या करते हैं कि इसकी डॉट क्रॉस और डॉट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस ऑक्सीजन कंटेन्स these 6 electrons in its last valence shell। ओके, तो अगर मैं इसको इससे डिनोट कर दूं पर्पल से, तो ये आपके पास सिंपल इलेक्ट्रॉन है जो कि इस ऑक्सीजन के इस कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 में से जो ये कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपके पास कुछ यूं दिखेगा, C एंड डबल बॉन्ड, O एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब कैसे बन रहा है इसका स्ट्रक्चर कि आपके पास सिंपल जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हुई है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो यहाँ पे सिंपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह दूसरा यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह दूसरा कार्बन जो है कहते हैं, मतलब जो कार्बन है दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड ये बना और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड ये बना। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपके पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में अब बात आ जाती है CS2 का स्ट्रक्चर। CS2 का स्ट्रक्चर भी लीनियर स्ट्रक्चर है। सल्फर के आखिरी शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस हिसाब से सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह कार्बन के साथ रिएक्ट होंगे जैसे ऑक्सीजन में हो रहे हैं। इसी तरह दूसरा सल्फर है वो भी कार्बन के साथ ऐसे ही रिएक्ट करेगा। बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एज इट इज़ रह जाएंगे। अब ये इन लोन पेयर्स की वजह से इसका स्ट्रक्चर कहीं मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर लीनियर रह जाता है। यहाँ से जो इसके बीच में जो रिपल्जन फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। इसी तरह इसके बीच में भी रिपल्जन फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे भी रिपल्जन फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये कहीं भी ओरिएंट नहीं कर पाता, किसी भी जगह ये घूम नहीं पाता। इस वजह से इसको लीनियर और डायगोनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास आ जाता है इथाइन का स्ट्रक्चर। इथाइन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके पास सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर है बट इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होता है। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है कि कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, बाकी कार्बन की जो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स अपने ही कार्बन एटम के साथ मिलके sp1 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे होते हैं। इसका मतलब आपके पास जो है कहते हैं 2 पाई बॉन्ड बन रहे होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक s और एक p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसी के साथ py और pz जो है वो दूसरे एटम्स के साथ यानी अपने ही कार्बन के एटम के साथ मिलके पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल से इनके लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं और कौन से नॉन लीनियर होते हैं और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो ये तो सिंपल आपके पास सेंट्रल एटम पे 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं। ठीक है, यानी आपके पास सिंपल सेंट्रल एटम है जैसे ये वाला है, तो इसमें आपके पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं। तो सिंपल यही है कि लीनियर स्ट्रक्चर में आपके पास कोई डायपोल मोमेंट भी नहीं होती, यानी इनकी डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो होती है। उस वजह से होती है कि यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से यहाँ पे ये मूव करने की कोशिश करेगा, तो इसी तरह ये भी यहाँ मूव करने की कोशिश करेगा और दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। प्लेनर ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्लेनर ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले आपके पास कंसिडर करते हैं हम बोरॉन को। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। BF3 इज द टेट्रा एटॉमिक प्लेनर ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल विद बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या है आपके पास, BF3 टेट्रा एटॉमिक प्लेनर ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल है। टेट्रा एटॉमिक मींस जिसमें 4 एटम होंगे। ठीक है, 4 एटम कौन से बोरॉन फ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड में,
तीन फ्लोराइड हो गए और एक बोरॉन हो गया, तो टोटल कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए। तो इस वजह से इसको टेट्राटॉमिक बोलेंगे। और ये कैसे अरेंज होते हैं, चार के चार एक दूसरे के साथ एटॉमिक प्लेनर ट्रायंगल से अरेंज होते हैं, ठीक है, जबकि इनका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। द लुईस स्ट्रक्चर शोज द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल बोरॉन एटम। अगर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएं, लुईस स्ट्रक्चर क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को भी कहा जाता है इसके। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन यानी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं सराउंडिंग्स पे किसके, सेंट्रल एटम के, ठीक है। अगर हम बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बोरॉन के आखिरी शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट पे ले जाएं, ठीक है, यानी अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाएं तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अब वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज होकर 3 न्यू हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स बना देते हैं। अब वो ऑर्बिटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, फ्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल के साथ मिलते हैं, ठीक है, और जो ये कहते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बना देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जैसे ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेट्स सपोज ये 2s1 था, और इसी तरह ये वाला बोरॉन का इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज ये 2px1 था, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये 2py1 था, ठीक है। ये तो नहीं होगा, बहरहाल ये सिंपल समझाने के लिए है कि एक एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का अनपेयर्ड है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो पेयर बना सके, ठीक है। तो वो किससे लेगा, फ्लोरीन से ले लेगा और पेयर बना देगा, और इस हिसाब से यहाँ पे ये प्लेनर ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने प्लेनर ट्रायंगल स्ट्रक्चर्स की बारे में पढ़ा था, और अब उसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ इथीन एंड कार्बोनेट है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की बात करें तो सिंपल आपके पास आ जाएगा ये इथीन का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 कार्बन एक दूसरे के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह हर कार्बन एटम एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के शेयर हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, यहाँ पे टोटल एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, लेट्स सपोज ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है, ये दूसरा बॉन्ड पेयर हो गया, और एक ये तीसरा बॉन्ड पेयर है, और एक ये चौथा बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर हो गए। इसी के साथ यहाँ पे 2 पेयर हैं, ठीक है, जिसमें से एक आपके पास पेयर होगा बॉन्ड पेयर, दूसरा आपके पास नॉन बॉन्डिंग होगा। नॉन बॉन्डिंग मीन्स एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी एक आपके पास पाई बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड को हम कंसिडर नहीं करते, हम सिंपल बॉन्डिंग ऑर्बिटल को यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुए हैं, यानी 5 आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक आपके पास नॉन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया जा रहा है। और अगर 5 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली प्लेनर ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हर एक कार्बन के 3 बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों कार्बन के बीच वाला जो बॉन्ड पेयर है वो कॉमन हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर हो गए, और इसका स्ट्रक्चर प्लेनर ट्रायंगल स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो वो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास 3 ऑक्सीजन होते हैं जो एक कार्बन के साथ प्लेनर ट्रायंगली अरेंज होते हैं विद एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। जब कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन के शेल के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इनके ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। बाकी जो 2 हैं वो उसके साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना रहे होंगे, क्योंकि कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ठीक है। यहाँ से इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, शेयर किया, तो इसके पास यहाँ पे 2 होगा। इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 + 2 4 एंड 4 + 2 दिस 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की हो गए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि ये अपना अभी ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ठीक है। ऑक्सीजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, 2 + 2 4 4 + 6 एंड 6 2 8, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह ये ऑक्टेट 2 + 2 4 एंड 6 एंड टोटल ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो यानी इन दोनों के ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गए। अब कार्बन के आखिरी शेल में सिर्फ अब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना के कंपेयर करेगा,
ये अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो बना रहा है, तो इसमें एक बॉन्ड होगा आपके पास सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड होगा आपके पास पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को आप एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल कितने बॉन्ड पेयर कंसिडर हो गए, टोटल 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर आपके पास ये रहा, दूसरा बॉन्ड पेयर आपके पास ये रहा, और तीसरा बॉन्ड पेयर आपके पास ये रहा, और जो चौथा बॉन्ड पेयर है वो बेसिकली आपका पाई बॉन्ड है, जो डोनेट कर रहा है कि वो हमारे एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए हैं तीनों के। कार्बन के यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसी तरह ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यानी तीनों के तीनों ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन की बात करें, सिंपल मीथेन आपके पास वो गैस होती है जो आपकी नेचुरल गैस कहलाती है, और आपकी नॉर्मल होम अप्लायंसेस या मतलब स्टोव वगैरह में ये आ रही होती हैं स्वी गैस विद थ्रू स्वी गैस। ठीक है, अब ये वो गैस है जो आपकी नॉर्मल घरों में आ रही है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर होता किस तरीके का है, इसका स्ट्रक्चर आपके पास सिंपल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, जिसमें आपके पास बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री होता है, और आपके पास जो कंपाउंड है उनका एक जनरल फार्मूला होता है जिसको हम CX4 कंसिडर करते हैं। ये CX4 आपके पास ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, और उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है। CX4 के अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे CCl4 हो गया, CBr4 हो गया, सी और भी जो है कहते हैं बहुत सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं, CIO4 हो सकता है, CF4 हो सकता है। तो ये सारे आपके पास कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके पास सिंपल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के ऊपर मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आपके पास आ जाता है मीथेन का स्ट्रक्चर, जो कि ये रहा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होते हैं। वो एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अब जब ये टोटल 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, तो यानी आपके पास कितने बॉन्ड पेयर्स हो गए, 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए। ठीक है, अभी लोन पेयर की हमने बात करी ही नहीं है कहीं, हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स के ऊपर स्ट्रक्चर्स को जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर की कहानी आई ही नहीं है अभी। तो अब ये बॉन्ड पेयर्स बन गए हैं, तो इन 4 बॉन्ड पेयर की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो आगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और उनके बीच का एंगल आपके पास 109 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक कार्बन है और उसके साथ आपके पास टोटल 4 हाइड्रोजन उसकी सराउंडिंग्स पे हर कॉर्नर पे लगे हुए हैं। ठीक है, sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ठीक है, इसमें आपके पास जो ओवरलैपिंग होती है वो sp3 टू s ऑर्बिटल हो रही है, यानी हाइड्रोजन s ऑर्बिटल, दूसरा sp3 ऑर्बिटल, तो sp3s ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है। ठीक है, इसी तरह सब ऑर्बिटल्स की हाइड्रोजन के साथ sp3s ओवरलैपिंग हो रही होती है, और एक मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा होता है विद 109.28 डिग्री एंड टेट्राहेड्रल फैशन। अब बात आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया के ऊपर। अमोनिया आपकी गैस को बोलते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला है NH3, और अगर हम उसका लुईस स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपके पास सिंपल उसका लुईस स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अगर क्रिएट करते हैं, लेट सपोज NH3 का लुईस स्ट्रक्चर, तो आपके पास टोटल N के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 ये रहे, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और बाकी की ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब इसी तरह हाइड्रोजन है। ठीक है, NH3 मीन्स हाइड्रोजन आपके पास 3 होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 मैंने बना दिए। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके पास बॉन्ड पेयर्स कितने बन रहे हैं, टोटल आपके पास बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, एक ये बॉन्ड पेयर बन गया, ठीक है, एक ये बॉन्ड पेयर बन गया, और एक ये बॉन्ड पेयर, यानी 3 बॉन्ड पेयर बन गए, और एक आपके पास लोन पेयर बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से बहुत ही ज़्यादा रिपल्जन हो जाती है, और इसका एंगल 109 से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है 107 डिग्री। ठीक है, और इस लोन पेयर की वजह से ही इसका शेप क्या हो जाता है, पैरामिडल शेप हो जाता है। ठीक है, अब मैंने अमोनिया की अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं,
तो उसके आखिरी शेल में एक्साइटेड स्टेट के ऊपर, सॉरी एक्साइटेड स्टेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसके नॉर्मल ग्राउंड स्टेट के ऊपर ही टोटल 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। अब बाकी जो ये 2s2 है ये आपके पास लोन पेयर का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी एक आखिरी शेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर हो गया, दूसरा आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हो गए जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले किसी दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ मिल गए, ठीक है, और उन्होंने 3 बॉन्ड पेयर बना दिए। तो इस हिसाब से यहाँ तीन, एक ये बॉन्ड पेयर हो गया, दूसरा बॉन्ड पेयर ये रहा जो कि पीछे की तरफ इशारा कर रहा है, यानी ये 3D स्ट्रक्चर में पीछे की तरफ होगा, और एक बॉन्ड पेयर ये रहा। तो टोटल 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक ये लोन पेयर है। लोन पेयर को हम एज इट इज़ ऑर्बिटल रहने देते हैं क्योंकि इसका ऑर्बिटल बहुत बड़ा होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये लोन पेयर होता है, यानी ये ऑलरेडी पेयर्ड होता है और इसकी रिपल्जन बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी यहाँ तक की जो डिस्टेंस या रिपल्जन है वो बहुत हाई होती है, और इसी तरह यहाँ की जो रिपल्जन है वो थोड़ी लो होती है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे आपके पास अमोनिया का स्ट्रक्चर है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की बात करें तो कोई भी मॉडल जो है कैसे अरेंज होता है, इस तरीके से अरेंज होता है कि कम से कम रिपल्जन फोर्स पे वो अरेंज हो सके, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। As per Lewis structure, the central atom of oxygen is surrounded by the 4 active set of electrons. इसका मतलब ये है कि अगर हम Lewis structure की बात करते हैं, Lewis structure means dot and cross electronic structure of molecule, ठीक है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल एटम यानी ऑक्सीजन की सराउंडिंग्स पर हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट वुड गिव मिनिमम रिपल्जन एंड मैक्सिमम सेपरेशन। और अगर हमारे पास 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके ऊपर मैक्सिमम सेपरेशन और मिनिमम रिपल्जन आपकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट पे मिलती है, ठीक है। और जो डेविएशन आती है एंगल में, क्योंकि टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109.28, जबकि यहाँ पे जो वाटर का एंगल है वो आपके पास 104.5 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम डेविएशन आई है वो किस वजह से आई है, 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी आपके पास लोन पेयर्स की वजह से। ये भी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बट ये नॉन बॉन्डिंग है, यानी लोन पेयर्स हैं जो कि आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, दिस वन विच आई वॉज हाईलाइटेड। तो एंगल जो आपका रिड्यूस हो रहा है वो कितना रिड्यूस हो रहा है, 109 से लेके हो रहा है 104 तक। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वाटर मॉलिक्यूल का वो आपका बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर कहलाता है। और अगर हम हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो इसमें आपके पास जो ऑक्सीजन है वो अपने sp3 ऑर्बिटल में मतलब हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर अरेंज होता है, और इसके जो 2 sp3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन है वो s ऑर्बिटल के साथ मिलके ओवरलैप मिलके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन जो ये कहते हैं दूसरे ऑक्सीजन के मतलब उसी ऑक्सीजन के साथ मिलके एक और सिग्मा बॉन्ड बनाने, यानी टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे होते हैं आपके पास, ठीक है। और जो ये कहते हैं 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन रहे होते हैं। अब 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का हमेशा साइज बड़ा होता है क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत हाई होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है उनकी रिपल्जन फोर्सेस भी स्ट्रांग हो जाती है, और रिपल्जन फोर्स की वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह वाटर के साथ एक और मॉलिक्यूल अगर एग्जांपल देना चाहें तो आप सल्फर डाइक्लोराइड की एग्जांपल दे सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होता है एज़ कम्पेयर टू H2O मॉलिक्यूल, और उसका स्ट्रक्चर भी एंगुलर होता है और उसका एंगल भी 104 डिग्री होता है, ओके। अब बात आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ये सारे क्या हैं, ये आपके नॉर्मल और प्राइमरी बॉन्ड कहलाते हैं, बट एक ऐसा बॉन्ड भी कहलाता है जो फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बीच में बन रहा होता है, यानी हाइड्रोजन कैसे किसी दूसरे एटम के साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा होता है, उसके बीच में क्या अट्रैक्शन होती है, उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और अगर हम इसको डिटेल में समझे तो ये है कि जब हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है और उस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल होता है वो पूरा पॉलराइज्ड हो जाता है। पॉलराइज्ड मीन्स कि जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मिलेगा तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी वो मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो गया और डाइपोलर हो गया, ठीक है। डाइपोलर मीन्स एक पोल पॉजिटिव हुआ उसका और दूसरा पोल नेगेटिव हो गया। इसी तरह जो ये कहते हैं जो स्लाइटली हाइड्रोजन एटम होगा वो अट्रैक्ट करेगा स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को, ठीक है।
अब जो हाइड्रोजन है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज एटम को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल है, अगर हम इसकी एग्जांपल्स में बात करें, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखें अगर हम, कि जो हाइड्रोजन के बीच और जो दूसरे मॉलिक्यूल यानी उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल, उसका जो नेगेटिव पार्ट है यानी नेगेटिव एटम है, उनके बीच जो अट्रैक्शन हो रही होती है उसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये हाइड्रोजन है इस मॉलिक्यूल का, ठीक है, ये इस मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिवली है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इसको रिएक्ट कर रहा है अपने ही नेबरिंग मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को। तो इन दोनों के बीच में जो फिजिकल इंटरेक्शन और जो अट्रैक्शन हो रहा है इसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड इज द सेकेंडरी बॉन्ड, ये सेकेंडरी बॉन्ड कहलाता है, विच इज फॉर्म बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बराबर के मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट पोलैरिटी वाले एटम के साथ मिलके बन रहा होता है। ठीक है, इट डज नॉट अटेन बाय द ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स जस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अच्छा, इससे एक और बात हमें क्लियर होती है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ना तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ना ही आपके म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बनता किससे है, सिंपल फिजिक मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बीच की वजह से जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा होता है उसको हम फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं उसको। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन आयनिक कैरेक्टर विच फर्दर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ एटम। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आयनिक कैरेक्टर पे। आयनिक कैरेक्टर फर्दर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दोनों के बीच में, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, हम पढ़ते आ रहे हैं, उतना ही आयनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और जितना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर हम देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है, वो ऐसे स्ट्रांग होती है पीरियड वाइज। अगर हम पीरियड वाइज देखते हैं, हाइड्रोजन को फिक्स पीरियड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम आता है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन को 6 ग्रुप के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा आता है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन को 7 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और भी ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी और ज़्यादा स्ट्रांगली हो जाती है। ठीक है, इसी तरह डिक्रीज कब होती है, जब वो डाउन द ग्रुप पे जाएंगे। अगर हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन को तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो उससे थोड़ा कम होता है। इसी तरह अगर ब्रोमीन से कराते हैं तो उससे और थोड़ा कम होता है, यानी ग्रुप वाइज डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होती जाती है, और अक्रॉस द पीरियड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होती जाती है। और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में होती है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो 2.1 और 4 में से जब माइनस होगा तो 1.9 आएगा, और ये आपके पास सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, बट इसका आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर यानी 1.7 तक क्रॉस करने के बाद आयोनिक बॉन्ड बन जाते हैं, लेकिन ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अट्रैक्शन होती है दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ्स की बात करें तो HF, H2O, NH3 इनकी बॉन्ड एनर्जी 41.8, 29.4 एंड 8.4 किलोजूल पर मोल होती है। ठीक है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, बट सबसे ज़्यादा किसकी है, 41. ये जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की मॉलिक्यूल की जो कहते हैं एनर्जी है कितनी है, वो है 41.8 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है आपके पास सिंपल ये एक सेकेंडरी बॉन्ड है जिसकी आपकी जो है बॉन्ड एनर्जी लाई कर रही होती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल। और अगर हम बात करें नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तो उनकी एनर्जी लाई करती है 150 से लेके 500 किलो जूल पर मोल के ऊपर। उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कहते हैं अफेक्ट करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जैसे 5A, 6A और 7A के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं मतलब फर्स्ट हाइड्राइड जो हैं ग्रुप के, वो आपके पास उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर ज़्यादा होता है, और जो उसके अदर हाइड्राइड्स हैं जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात आ जाती है, जैसे अगर एक ग्रुप में फ्लोरीन है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है, अगर उसकी तरह अगर क्लोरीन ले लेते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा उससे कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाता है, तो इन डिफरेंसेस की वजह से इनकी फिजिकल स्टेट पे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो सिंपल ये आपके पास यहाँ पे एक चैप्टर ख़त्म होता है जिसमें आपने सारी टाइप्स के बॉन्ड्स पढ़े हैं और कितने टाइप की ऑर्बिटल थ्योरीज हैं, उसके अलावा कितने टाइप के
ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होते हैं, उनके एंगल्स क्या होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं, लोन पेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बुक की एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और उस हम एलिजिबल हो जाएंगे कि उसके क्वेश्चंस के आंसर हम दे सकें, अगर आप हमारी ये वीडियोस को अच्छे से देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो आपको बैक साइड के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगी। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.